सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखित कहानी बेटों वाली विधवा का भाग 2। इससे पहले मैं इस कहानी का भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वह नहीं सुना है वो प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। इसके पहले भी मैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कुछ कहानियाँ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से जो भी उनको सुनना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो अब तक आपने इस कहानी में सुना कि पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हो गया है और उनकी विधवा फूलमती को शोक से कई दिन बेहाल पड़े रहने के बाद इस बात से संतोष हुआ कि 4 जवान सुशील पुत्र और आज्ञाकारी बहुएं हैं और पतिदेव संपत्ति भी काफी छोड़ कर गए हैं। फूलमती घर की मालकिन थी, उसकी इच्छा के बिना कोई एक कार्य न होता था। परंतु ये क्या अचानक ऐसा बदलाव कि पंडित जी की 13वीं के लिए फूलमती द्वारा बताया गया सामान भी बेटों ने बिना पूछे कम करा दिया। जो फूलमती की बात आज तक 40 वर्षों में स्वयं पंडित जी ने भी न टाली थी, आज उसकी इच्छा के विरुद्ध सारे कार्य हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी हैसियत वैसी न रही जैसी 10-12 दिन पहले हुआ करती थी। उसे अचानक यह बदलाव बहुत बुरा लगता है और वह बड़बड़ाती है और खून का घूंट पीकर रह जाती है, क्योंकि इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष सभी आए हुए थे। भोज की व्यवस्थाएं उसे रास नहीं आ रही थी, पर कुछ न कह सकती थी। तभी अचानक सूचना मिलती है कि खाने में चूहिया निकल आई है और मेहमान सभी अपने पत्तलों पर खाना छोड़कर उठ कर जा रहे हैं। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े होकर एक दूसरे को इल्जाम दे रहे और बहुएं एक दूसरे को इल्जाम दे रही। बड़ी बहू देवरानियों पर बिगड़ रही, देवरानियां सारा दोष कुमुद के सर मढ़ रही थी। कुमुद खड़ी खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झिल्लाई हुई आकर बोली, अब आगे मुंह में कालिक लगी कि नहीं या अभी कुछ और कसर बाकी है? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थू थू हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर कभी ना आवेगा। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुप खड़ा रहा, सुनता रहा। आखिर झिलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई हमसे, मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल करके छोड़ोगी? सभी से भूल होती है, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी, हम क्या जानते थे कि बीवी कुमुद से इतना सा काम भी न होगा। इन्हें चाहिए था कि देख देख कर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी, हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उलट दिए जाते हैं। कभी कभार ऐसी दुर्घटना होती हैं, पर इसमें कैसी जग हंसाई, कैसी नाक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेशर्माई की बात करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चुहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चुहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो ये लोग बचने नहीं देते। जरा सी चुहिया में क्या रखा था?
फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना समूह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगी, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपए पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी न करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ दत्ता और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे देंगे और 5,000 नेग न्यौछावर गाजे बाजे में उड़ा देंगे तो फिर हमारी बदिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी भी तो न होगी। कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छपाता नहीं। रुपए कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए। तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर भी सुखी रह सकती है। अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी न लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वे इतने स्वार्थांध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब की बातें? दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते हैं। पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम। समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाएं। उस वक्त सफर की तैयारी में 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है।
वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं, मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें भी धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले भी बाजी मान ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे जहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे, MA BA न सही, जजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम ही बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका, बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उसका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगे। इसके आगे की कहानी सुनेंगे हम अगले भाग में। तो बने रहिए मेरे साथ कहानी के भाग 3 में, जिसे मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की अन्य कहानियों की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, उससे मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है।